नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को सारा प्रश्न आपको हम पूरे बेसिक तरीके से सरल भाषा में दोस्तों अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक भी प्रश्न उसमें से ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे, ठीक है। बस वीडियो को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है। और देखिए ये मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले भी दोस्तों हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारा वृत्त जो होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2πr, और बी में लिखा हुआ है πr², और सी में लिखा हुआ है दोस्तों 3πr, और डी में लिखा है πr। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो πr² होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, तो 2πr होता है, ठीक है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, दूसरा नंबर, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछा गया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। तो देखिए पहले ये समझिए कि विषम संख्या दोस्तों हम किसको कहते हैं। तो जो संख्या दोस्तों 2 से विभाजित नहीं होता है उसी को हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, और आगे दोस्तों इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो 1 जो है दोस्तों ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी दोस्तों 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों, और 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्या 1 और 3 है दोस्तों, तो इसका हम यहाँ से मासा निकालेंगे। तब मासा निकालेगा तो इस तरह से निकालिएगा, तो लगाइएगा कितना टाइम में, ये 3 टाइम में लगाइएगा, तो यहाँ पे 3 दोस्तों आ जाएगा और कट जाएगा। तो मासा हमारा कौन होता है दोस्तों, ये वाला हमारा मासा होता है। यानी कि दोस्तों हमारा मासा जो आ गया कितना, 1 आ गया, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों 3 और 5 जो है ये भी दो लगातार विषम संख्याएं भी है, ठीक है। तो इसका भी आप अगर जो निकालेगा मासा तो भी आपका एक ही आएगा। जैसे हम देख लीजिए कि 3 टेस्ट लगाएगा दोस्तों तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 1 टाइम में लगेगा, यहाँ पे 3 उतर जाएगा, और यहाँ फिर 2 उतरेगा दोस्तों, और फिर से यहाँ लगाइएगा 3, और यहाँ से फिर से लगा लीजिएगा तो कितना टाइम में कटेगा, 1 टाइम में लगेगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 1 आ जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ से 2 उतरेगा, और अगर लगाइएगा तो यहाँ कितना टाइम लगाएंगे, 2 टाइम में लगाएंगे, यहाँ से 2 कट जाएगा। तो मासा दोस्तों हमारा कौन वाला, ये वाला होता है मासा, और फिर से हमारा दोस्तों मासा कितना आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है। यानी कि इसको आपको याद रखना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा है किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछा है कि किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि 0 से बड़ा, और दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और दोस्तों 1 के बराबर होता है या तो 1 से छोटा होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1, तो ये तो हमारा हो सकता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दोस्तों 15%, और देखिए परसेंट को हटाते हैं हम दोस्तों तो बट्टा में यहाँ पे 100 आ जाता है, ठीक है। और इसको आगे डेसिमल में हम करेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 0 से बड़ा है दोस्तों, 0.15 जो है 0 से बड़ा है ना, तो ये भी हमारा प्रायिकता का मान हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1/2, तो इसको आप डेसिमल में लिखिएगा दोस्तों तो आपको आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, 0 से बड़ा यहाँ पर हो जा रहा है, तो 0 से बड़ा तो ये तो भी हमारा प्रोबेबिलिटी का मान हो ही जाएगा 1/2, तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो -10 जो लिखा है दोस्तों ये जो हमारा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर।
ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि यदि 5 sin a = 8 cos a हो तो cot a का मान निकालें। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपको किस तरह से बनाना है। आपको यहाँ से लिखा हुआ है कि 5 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है फिर sin a = में यहाँ पे लिखा हुआ 8 cos a। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर हमको यहाँ sin a जो लिखा है दोस्तों, ये गुना में तो बराबर के उस साइड अगर जो हम इसको भेज देते हैं तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos इसी तरह से लिख लेंगे 8 cos, यहाँ देखिए उस साइड में दोस्तों गुना में था sin a, तो बराबर की साइड में आया तो क्या में हो जाएगा, भागा में। इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब देखिए 8 यहाँ दोस्तों क्या में, गुना में, तो बराबर को इस साइड अगर जिसको हम भेज देते हैं तो क्या में हो जाएगा, भागा में। देखिए ये यहाँ 5 बटा दोस्तों 8 हो जाएगा, और इधर बराबर में दोस्तों क्या हमारा हो जाएगा, बच जाएगा तो cos a, अब बटा में दोस्तों क्या बच जाएगा, sin a बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपको हम बताते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर वो फार्मूला हमारा होता है कि sin थीटा, अब बाई में दोस्तों होता है cos थीटा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक और फार्मूला होता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है कि cot यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, cot थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है cos थीटा, अब बटा में दोस्तों क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है cos a, अब बाई में sin a लिखा हुआ है, तो इसके बराबर में हम cot a लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5/8 इसी तरह से लिख लेंगे, और इसको बराबर में दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, cot a। तो आपसे यहाँ क्या पूछा गया था दोस्तों कि cot a का मान निकालें, तो cot a का दोस्तों हमारे यहाँ से मान जो निकल के आया कितना आ गया, 5/8 आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इसको समझ में आ चुका होगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा a = दोस्तों यहाँ पर BQ लिखा हुआ है प्लस में R में यदि a बराबर 25 हो दोस्तों, और Q बराबर 12 हो और R बराबर 13 हो तो a बराबर भाट। तो देखिए दोस्तों आपको इसको किस तरह से बनाना है, पहले आप इसको लिख लीजिए। a बराबर आपको कितना दिया हुआ है, b, इंटू में दोस्तों Q दिया हुआ है, अब प्लस यहाँ पे R दिया हुआ है। ठीक है, अब बस b का जो यहाँ पर वैल्यू दिया हो जो रख दीजिए, और यहाँ Q का जो वैल्यू दिया हो जो रख दीजिए, और R का जो वैल्यू दिया हुआ है R की जगह पर रख दीजिए। अब a का मान आपको निकल जाएगा। तो देखिए हमारा b का कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। अब q का कितना यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब दोस्तों हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, r को हमारा कितना दिया हुआ, r यहाँ 13 दिया हुआ है, तब प्लस यहाँ पर लिखे दोस्तों r के यहाँ 13 मान हम लिख लेंगे। अब हमको a का यहाँ से मान निकालना है। अब 25 गुने 12 कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आ जाएगा गुना करके 300 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस में कितना था 13, तो 13 हम इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर लिख 300 प्लस 13 कीजिएगा दोस्तों, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 313 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 313 लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a बराबर जो हमारा मान निकल के आया दोस्तों कितना आ गया, 313 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से a बराबर भाट पूछा गया था। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा हुआ है कि 3 + √3 - √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। दोस्तों इस प्रश्न में इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, और बी में लिखा है दोस्तों परिमेय संख्या, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे ही आप √3 देखिएगा तो अपरिमेय संख्या इसका आंसर भूल के भी आप एग्जाम में जल्दीबाजी में दोस्तों ऐसा काम नहीं कीजिएगा। ठीक है, पहले आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, इसका बाद आपको जवाब लगाना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 प्लस है दोस्तों, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है। ठीक है, और माइनस में दोस्तों यहाँ पे √3 है। देखिए √ प्लस दोस्तों 3, √ -3 दोस्तों दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। और 3 दोस्तों हमारा कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, कि जो हमारा ये होगा कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस √3 और माइनस √3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा, और 3 हमारा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप एग्जाम में हड़बड़ी में नहीं बनाइएगा, आराम से बनाइएगा। ठीक है, बहुत लड़का इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे 100 लिख लीजिए, और पहले यहाँ से हम कितना से लगा दें, तो 2 से लगाइए तो कितना टाइम में कट जाएगा, 50 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। फिर से हम 2 से लगाएंगे तो कितना का टाइम में कट जाएगा, 25 टाइम में कट जाएगा। अब हम कितना से लगा दें, 5 से लगा देते हैं, तो 5 से दोस्तों यहाँ पर 5 × 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ से कि 2 ×
2 और यहाँ से लिखेंगे 5 × 5, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 × 2 यानी कि 2 के पावर 2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर इंटू में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5 × 5, यही दोस्तों 5 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हो गया 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया दोस्तों, तो 2 के पावर 5 इंटू में 5 के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको कुछ संख्या दे देगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विभक्तकर ज्ञात करें। दोस्तों विभक्तकर मतलब क्या होता है, तो विवेचक, ठीक है। तो आपको विवेचक यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा विवेचक क्या होता है दोस्तों, तो b² और माइनस में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है 4ac। आपको याद नहीं तो याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए तो हमारा x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों हमारा a होता है, ठीक है। और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और दोस्तों जो कांस्टेंट हमारा होता है वो हमारा c होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ से b कितना हो जाएगा -5 दोस्तों हमारा b हो जाएगा। तो b यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे -5, और b² लिखा हुआ है तो यहाँ पर b का स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे दोस्तों यहाँ 4, और a हमारा कितना होगा x² के दोस्तों आगे में क्या है कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा a जो होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और c देखिए हमारा कितना, c यहाँ पे 4 है तो इंटू में यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब देखिए -5 का दोस्तों स्क्वायर करना था, देखिए आपको स्लाइड में हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा एकदम बेसिक से पूरे अच्छे तरीके से। -5 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो देखिए यानी कि 2 बार हमको -5 को गुना करना है, तो 2 बार -5 को गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि दोस्तों -5 का अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो +25 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ से 4 × 1 करेंगे दोस्तों, -4 × 1 करेंगे तो कितना -4 हो जाएगा, और 4 चौके के यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 25 - 16 कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा इसका विवेचक जो निकल के आया 9 आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है सेक ए किसके बराबर है। देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा कि सेक ए दोस्तों, ठीक है, सेक ए और इंटू में होता है यहाँ पे कॉस ए, क्या होता है कॉस ए = दोस्तों हमारा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कॉस ए हम गुना में था तो बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर कॉस ए इस तरह से हम लिख लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से सेक ए बराबर हमको निकल के आ गया 1/cos ए, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि सेक ए किसके बराबर है, तो 1/cos ए के बराबर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला और आपको हम बताते हैं कि tan थीटा दोस्तों इंटू में होता है cot थीटा, ठीक है। tan थीटा इंटू में cot थीटा = 1 होता है। और एक फार्मूला और याद रखिएगा दोस्तों, होता है कि कौशिक थीटा दोस्तों इंटू में होता है दोस्तों साइन थीटा, कौशिक थीटा इंटू में साइन थीटा = 1 होता है। ये तीनों फार्मूला दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। देखिए 10 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा है कि 2 रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर हो तो इस समीकरण का हल कितना हल है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1 हल होगा, अब बी में लिखा है दोस्तों कि अनंत हल होगा, सी में लिखा हुआ 1 भी हल नहीं होगा, और डी में लिखा है दोस्तों 2 हल होगा। तो देखिए 2 रैखिक समीकरण का आलेख दोस्तों समांतर हो, ठीक है। ये दोनों समांतर अगर जो जा रहा है दोस्तों तो समीकरण का कितना हल होगा, तो जो 1 भी हल नहीं होगा, ठीक है। अगर जो 2 रैखिक समीकरण दोस्तों अगर जो क्या इसका आलेख समांतर होगा तो 1 भी हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
11 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखा 8000 दोस्तों 670 है, तो और उसका मासा दे दिया है दोस्तों 17, तो उसका लसा ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला याद रखें दोस्तों हमेशा के लिए कि होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दोस्तों दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बराबर में होता है दोस्तों क्या होता है मासा, बराबर में क्या होता है मासा और गुणे में यहाँ से होता है दोस्तों क्या हो जाता है लसा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि पहली संख्या दोस्तों और गुणे में होता है क्या दूसरी संख्या और बराबर में दोस्तों मासा गुणे लसा होता है। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया हमको दोस्तों, तो दो संख्या गुणनफल हम यहाँ से इसी तरह से लिख लेंगे क्योंकि दोनों संख्या का हमको गुणनफल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ बराबर लिख लेंगे। अब मासा हमारा कितना दिया हुआ है 17, तो यहाँ पर मासा हम दोस्तों 17 इस तरह से लिख लेंगे और लसा हमको ज्ञात ही करना है दोस्तों, तो लसा को हम यहाँ पर ही इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, कि लसा हमको ज्ञात ही करना है। अब देखिए यहाँ से काटिएगा दोस्तों तो 17 टाइम इसको से तो काटिएगा तो 70 85 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 और फिर यहाँ से एक टाइम में कटेगा और फिर 0, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको लसा बराबर जो निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा तो 510 दोस्तों हमारे यहाँ से लसा बराबर निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कितना आ गया 510 दोस्तों हमको यहाँ लसा बराबर निकल के आ गया, तो ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू में दोस्तों मासा गुने के लसा होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि पाई क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या, बी में लिखा है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या, और सी में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, और डी में लिखा हुआ है एक सम संख्या। तो दोस्तों आपको इसको हमेशा के लिए याद रखना है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि पाई क्या है। तो पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर a प्लस में 1/sin स्क्वायर a का मान निकालें। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ tan स्क्वायर a प्लस में 1/sin स्क्वायर a का मान निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे tan, और हमारे को यहाँ पर कितना दिया हुआ है a की जगह पर 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख लेंगे और स्क्वायर इस तरह से हम चढ़ा देंगे। और देखिए यहाँ प्लस में लिखेंगे दोस्तों 1, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर इसी तरह से लिख लेंगे। आइए हमको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ भी रख देंगे। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे। अब प्लस लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। और यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर चढ़ाया हुआ है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए आगे यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ से दोस्तों 1 हो जाएगा। देखिए साइड में इसको भी हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए √2 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको आप स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों √2 इंटू में √2 दो बार इस तरह से गुना कीजिएगा, और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। 4 का वर्गमूल हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा निकल के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको √2 की जगह पर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे यहाँ से कीजिएगा दोस्तों, आगे इधर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लिए। अब देखिए यहाँ बड़ा भागा था दोस्तों ये वाला, ठीक है, बटा था, तो ये नीचे वाला दोस्तों ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 2 बटा यहाँ से 1 लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ से आगे अगर जो हम आप करते हैं तो देखिए यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा इसका 3 जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज दोस्तों साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि द्विघात समीकरण x² प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल्यों के योग का मान होगा। दोस्तों देखिए आपको यहाँ से आपको मूल्यों का योग निकालना है, तो मूल्यों का योग बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा दोस्तों हमारा मूल्यों का योग होता है। इसके बड़ा फार्मूला होता है -b/a में a होता है, ठीक है। और आपको हम बताएं कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है a होता है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है b होता है, और कांस्टेंट जो होता है दोस्तों ये हमारा c होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से अल्फा
अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्योंकि मूलों का योग दोस्तों हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। और देखिए यहाँ पर माइनस बी लिखा होता है, यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे। अब बी हमारा कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 इस तरह से लिख लेंगे। और देखिए ए हमारा कितना है, तो x स्क्वायर का दोस्तों आगे हम कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको अल्फा प्लस में बीटा बराबर दोस्तों कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन में डी में -2 लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और इस तरह से भी पूछेगा दोस्तों, ये पूछ देगा कि मूलों का गुणनफल निकालें, तो गुणनफल का जो हमारा फार्मूला था दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा। और इसके बराबर फार्मूला दोस्तों c/a होता है। ठीक है, तो गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमारा c कितना था दोस्तों, c हमारा यहाँ पर -3 लिखा हुआ है c, तो c -3 लिख लेंगे। और ये कितना है 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आ गया, -3। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको जो निकल के आया -3। अगर जो आपको गुणनफल पूछेगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे पूछा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई तो PA 8 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों, पहले आपको हम एक वृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये वृत्त है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर बाह्य बिंदु दोस्तों हमारा PA हमारा बिंदु है, ये कह रहा है P से 2 स्पर्श रेखा, इस तरह से देखिए हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं अच्छा से। ये हमारा स्पर्श रेखा है दोस्तों, PA कहा है, यहाँ पर हम A मान लेते हैं। और दूसरा हम कहा है दोस्तों कि PB खींची गई, तो यहाँ से हम PB भी खींच लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए हमारा ये देखिए हमारा स्पर्श रेखा है, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, तो बी मान लेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा यहाँ कहा है कि PA दोस्तों 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो PA जो आपका है दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है, और आपको पूछा है कि PB का लंबाई होगा। तो दोस्तों PB का लंबाई क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप हमेशा के लिए आपको इधर साइड में एक और हम बना के बता देते हैं कि इसे मान के हमारा ये वृत्त है दोस्तों, और यहाँ से अगर जो कोई यहाँ पर कोई बिंदु है दोस्तों और 2 स्पर्श रेखा हम इस तरह से अगर जो खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो दोनों ये जो लाइन होता है दोस्तों ये हमारा दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा यहाँ से PA दोस्तों 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अगर PB जब यहाँ से पूछा है कि PB की लंबाई क्या होगा, तो PB का भी लंबाई दोस्तों हमारा 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जब स्पर्श रेखा इस तरह से हम खींचते हैं तो दोनों लाइन जो होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ PA दोस्तों 8 सेंटीमीटर था, तो PB भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कॉस से इंटू में tan A बराबर भाट। तो देखिए दोस्तों, आपको एक फार्मूला पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि tan A बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ऊपर में भी आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ होता है दोस्तों sin A। ठीक है, sin A और बटा में क्या होता है cos A, यही फार्मूला दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे cos A लिखा हुआ था, तो cos A को हम इसी तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए tan A की जगह पर दोस्तों हम क्या इंटू में इस तरह से लिख सकते हैं sin A और बटा में दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बटा में हम cos A लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर हमको बच गया केवल क्या, sin A बच गया। तो देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा इसका दोस्तों sin A हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा आदर्श सभी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसमें साइंस का वीडियो, सोशल साइंस का वीडियो, ये सब सारा का दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप उसे देखना चाहते हैं तो एक बार उसे आप जरूर देखें, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम देखते हैं। इससे पूछा गया आपसे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। देखिए दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज आपको बनाना है। पहले हम देखिए चक्रीय चतुर्भुज आपको बनाते हैं। देखिए मान के लिए इस तरह से दोस्तों, यहाँ से आप इसको इस तरह से लाइन को खींचिए, और यहाँ से इस तरह से दोस्तों, यहाँ से इसको इधर लाइए, और यहाँ से इस तरह से दोस्तों हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। आपको सम्मुख कोणों का योग पूछा है। मान लीजिए यहाँ पर सम्मुख कोण हमारा एक अल्फा था, और यहाँ पर मान लेते हैं कि बीटा था। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम्मुख कोणों का योग जो हमारा होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो ऑप्शन में डी में लिखा है दोस्तों 180 डिग्री, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा
180 डिग्री। और दोस्तों अगर जो आपसे पूछेगा कि चक्रीय चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चारों कोनों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। अगर आपसे पूछा गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। अगर तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विभक्तकर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विभक्तकर को ही हम विवेचक भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 19 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, जो एक और खुद से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 23 जो हमारा है दोस्तों ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ये एक से और अपने आप से कट रहा है। एक से दोस्तों अपने आप से करने मतलब 23 से कट रहा है। तो दोस्तों हमारा 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 15 हो गया दोस्तों, अब 12 हो गया दोस्तों, ये 75 हो गया। ये तीनों संख्या दोस्तों एक से अपने आप से तो कट ही रहा है और भी संख्या से कट रहा है। ठीक है, तो ये तीनों संख्या हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, और 23 जो हमारा है अभाज्य संख्या, तो अब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि आपको थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया है, आपको पूछा है कि 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से हम 2 इसी तरह से लिख लेंगे और यहाँ से हम cos इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है cos लिख लिए। अब देखिए यहाँ से इंटू ये लिखा हुआ है और 2 थीटा का हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर हम केवल यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 कर लेंगे इंटू कर लेंगे और देखिए यहाँ से cos दोस्तों हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 30 की जगह तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है कि 60 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से दोनों कट जाएगा दोस्तों, 2 तक कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 cos 2 थीटा लिखा हुआ था तो यहाँ पर cos इसी तरह लिख लेंगे और 2 इंटू दोस्तों हम 30 कर दिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री दिया हुआ था। यहाँ से दोस्तों 2 गुने के 30 की जगह तो 60 डिग्री हो जाएगा और cos 60 डिग्री का वैल्यू से 1/2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल कर दिए तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, यानी कि होमवर्क में ये प्रश्न दिया जा रहा है। इसमें आपसे पूछा, इसको कमेंट बॉक्स में आप हमको राइट आंसर बताइएगा कि कौन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि sin 0 डिग्री का मान है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1 और देखिए बी में लिखा है 0 और सी में लिखा है दोस्तों 1/2 और डी में लिखा है 1/√2। तो आपको यहाँ बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर हमारा चारों ऑप्शन में से कौन होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।